हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पाठक एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे। और जैसा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी वीडियो बना रहे हैं जो कि क्या है कि 5 महत्वपूर्ण प्रश्न गणित के जो कि बोर्ड परीक्षा में आने की जिनकी संभावनाएं हैं उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। 5 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज जितने भी 5 महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे वो पाँचों प्रश्न कितने अंक के होंगे? 4 अंक। आज हम लोग 4 अंक वाले प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10वीं गणित के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न क्या है? वर्गों की भुजा की माप एवं उन वर्गों के परिमाप को नीचे की सारणी में दर्शाया गया है। सारणी के आंकड़ों से आलेख कीजिए। तो जो सारणी दिए गए हैं, है ना, उसके आंकड़ों से हम लोग को क्या करना है? आलेख बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हल हम लोग लिख लेते हैं और क्या करेंगे, जो वर्ग की भुजा सेंटीमीटर में जो दी गई है उसको क्या करेंगे? वर्ग की भुजा सेंटीमीटर में जो दी गई है को एक्स अक्ष तथा वर्ग का परिमाप सेंटीमीटर में को y अक्ष में लेने पर ठीक है। तो ये जो वर्ग की भुजा सेंटीमीटर में दी गई है उसको x अक्ष में लेंगे और वर्ग का परिमाप भी सेंटीमीटर में दिया गया उसको y अक्ष में लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर x अक्ष और y अक्ष बनाते हैं। तो देखिए ये हो गया ये x, ये y, ये माइनस x, ये माइनस y, सभी आप जानते हैं ना। तो x अक्ष में अपन क्या लिए हैं? वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा मतलब ये 0 1 2 3 4 5 6 7 इसको, है ना। ये 0 तो यहाँ पर आता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब इसको देखिए, जो वर्ग का परिमाप है इसको हम लोग y अक्ष में लिए तो y अक्ष में प्रदर्शित करेंगे। 0 4 8 12 16, या 4 4 के गैप में है तो इसको भी वैसे ही बना लेते हैं। ये 0 4 8 12 16 20 24। ठीक है, और आगे बना लेते हैं 24 28 32। ठीक है, यहाँ पर देखो सबसे पहले तो 0 0 है, x का 0 y का 0, तो पहला बिंदु यहाँ पर आएगा 0 0। ठीक है, उसके बाद ये 1 4, x का 1 y का 4, ये x का 1 है y का 4, ये x का 1 और y का 4 इधर y से सीधे में होना चाहिए, x से सीधे में होना चाहिए। तो क्या हो गया? 1 4 ये वाला हो गया। ठीक, उसके बाद 2 8, तो x का 2 और y का 8, तो 2 और 8 इन दोनों का यहाँ पर ये 2 8। ठीक, और 3 12, x का 3 y का 12, तो यहाँ पर ये ऐसा 3 12। ठीक, वैसे ही और क्या दिया गया है? 4 16, तो ये 4 16, और दिया गया है 5 20, तो ये 5 20। ठीक है, 6 और 24 दिया गया है, 6 और 24 6 24। ठीक है, और 7 28 दिया गया है, 7 28। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से स्केल में बना लीजिएगा, इन सब के बीच गैप बराबर रखिएगा और फिर इन सभी बिंदुओं को क्या कर देंगे? अपन जोड़ देंगे, है ना। तो इन सभी बिंदुओं को देख सकते हैं अपन जब जोड़ेंगे तो आप ये, तो मैं यहाँ पर इसमें बना रहा हूँ मार्कर में, व्हाइट बोर्ड में, तो मैं बराबर स्केल से नहीं बना पाया, पर जब आप बनाओगे कॉपी में तो क्या होगा? एक सीधी रेखा आपको प्राप्त होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आएगा ये आलेख, है ना, आलेख। ठीक है, ऐसा दिए गए आंकड़े के लिए आलेख। ठीक है, दिए गए आंकड़े के लिए आलेख, ये 4 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, ये आलेख, तो इस प्रकार से ये बनेगा। ठीक, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो देखते हैं
दूसरा प्रश्न, ये भी 4 अंक का प्रश्न है, तो इसका हल करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती। क्या बोल रहा है? बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, एक वृत्त है और इस वृत्त पर क्या किया जा रहा है? स्पर्श रेखा खींचा जा रहा है। कहाँ से? बाह्य बिंदु, मान लेते हैं बाह्य बिंदु ए है। क्या बोल रहा है? बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा। इस बाह्य बिंदु से क्या करेंगे? इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचेंगे, है ना। रेखाओं, 2 ठो स्पर्श रेखा खींचेंगे, ठीक है। इस प्रकार से ये की लंबाइयां बराबर होती, तो इन दोनों की लंबाइयां, इस वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर जो स्पर्श रेखाएं, ये दोनों रेखा जो खींचा गया है उसकी लंबाई बराबर है, ये अपने को सिद्ध कर रहे हैं। तो ये हो गया ए, इस पॉइंट को मान लेते हैं बी, और ये वाला जो पॉइंट है उसको मान लेते हैं सी, है ना। और ये जो वृत्त का केंद्र है वो क्या है? ओ, ठीक है। तो हम लोग को सिद्ध क्या करना है? ए बी बराबर ए सी, यही है ना। क्या बोला है? बाह्य बिंदु से, ये बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई, वृत्त पर जो स्पर्श रेखा खींची गई है ना, उनकी लंबाइयां बराबर है, यही सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे? सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? ए बी बराबर ए सी, ठीक है। और आगे देखते हैं। अब इसके लिए अपन क्या करेंगे? सबसे पहले ये जो बिंदु है, वृत्त के बिंदु ओ, उसको क्या करेंगे? बी, बिंदु बी, बिंदु सी, बिंदु बी, बिंदु सी और बिंदु ए से क्या करेंगे? मिला देंगे। बिंदु बी, बिंदु ओ जो था उसको बी, सी और ए से मिला दिया। तो यहाँ पर लिखेंगे बिंदु ओ को ए बी व सी से मिलाया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये जो है 2 ठो त्रिभुज बन रहे हैं, ए बी ओ और ए सी ओ, 2 त्रिभुज बन रहे हैं इधर, ए बी ओ और ए सी ओ, है ना। त्रिभुज ए बी ओ व त्रिभुज ए सी ओ में, दोनों में देखो, दोनों में ही क्या है? ये बी ओ और ये ओ सी है, दोनों क्या है? त्रिज्या है। और वृत्त की त्रिज्या तो सभी तरफ बराबर होता है ना, तो इसलिए बी ओ बराबर सी ओ, है ना। बी ओ और सी ओ दोनों बराबर होंगे। क्यों? दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। एक ही वृत्त की त्रिज्या है। अब देखो और क्या है? दोनों में ए बी ओ में भी भुजा ए ओ है, ए सी ओ में भी भुजा ए ओ है ना। तो ए ओ बराबर ए ओ, दोनों त्रिभुजों की उभयनिष्ठ भुजा, मतलब दोनों में है ये भुजा, त्रिभुजों की उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा, इस कारण ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है। अब देखो ये है क्या? स्पर्श किया है यहाँ पर से, इस बिंदु से होकर के रेखा जा रहा है, स्पर्श बिंदु कहेंगे बी को, बी और सी को स्पर्श बिंदु। तो स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या बनता है ना, स्पर्श बिंदु से बनी त्रिज्याएं क्या करती है? स्पर्श रेखाओं पर लंब होती। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है? 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और यहाँ पर भी क्या बना रही है? 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा? दोनों के दोनों कोण, ये वाले कोण और ये वाले कोण, दोनों क्या होंगे? 90 डिग्री के होंगे, ठीक है। कौन कौन से कोण? ये ओ सी ए, एंगल ओ सी ए और एंगल ओ बी ए, एंगल ओ बी ए, दोनों क्या हैं? 90 डिग्री के हैं। क्यों 90 डिग्री के हैं? लिख देते हैं, स्पर्श बिंदु से बनने या स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ठीक है। मतलब ये जो स्पर्श बिंदु है, यहाँ से जाने के बाद यहीं पर स्पर्श कर रहे हैं ना, तो स्पर्श बिंदु बी और सी पर क्या है? से क्या बना है? त्रिज्या बना है ना। तो ये जो त्रिज्या होगा, स्पर्श रेखा ए बी स्पर्श रेखा है और ए सी उस पर लंब होगा, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। मतलब देखो
इन दोनों त्रिभुजों में क्या देखे अपन, पहला तो दोनों में बी और सी ओ है जो कि त्रिज्या है, इसके कारण दोनों बराबर है। ओ ए ओ दोनों में है तो दोनों में बराबर है, वह निष्ठ भुजा हो गया। और दोनों में क्या है, एक एक समकोण भी है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, समकोण कर्ण, है ना, ये समकोण हो गया और ये कर्ण हो गया यहाँ पर, ये ओ ए है ना। तो समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता बोलते हैं इसको। समकोण बराबर होता है दोनों में, और दोनों का एक भुजा बराबर होता है, जैसे कि बी और सी ओ बराबर है, और दोनों में क्या होता है, कर्ण बराबर होता है, ए ओ और ए ओ बराबर है ना। तो समकोण कर्ण और भुजा बराबर है, तो इसको क्या कहते हैं, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता कहते हैं, सर्वांग समता कहते हैं, सर्वांग समता। तो इसके अनुसार इससे क्या हो जाता है, जैसे ओ बी बराबर है, ओ सी बराबर, ओ बी और ओ सी बराबर है दोनों में, ए ओ बराबर है दोनों में, बच गया जो वो भी बराबर होगा, यही सर्वांग समता है ना। यही समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता। बच क्या गया, ए बी और ए सी बच गया, तो इससे क्या हो जाएगा, ए बी और ए सी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और यही हम लोग को क्या करना था, सिद्ध करना था। तो यहाँ पर लिख देंगे सिद्ध हुआ, ठीक है, सिद्ध हुआ। इस प्रकार से ये बनेगा सॉल्यूशन, ठीक है। 4 नंबर का प्रश्न था। अब देखते हैं अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न। तो देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, पाइथागोरस प्रमेय को लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय को ही सिद्ध करना है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं सिद्ध करना है ना। पाइथागोरस प्रमेय क्या सिद्ध करना है, पाइथागोरस प्रमेय को, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करना है। अब पाइथागोरस प्रमेय को लिखिए भी बोला। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, एक समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ये अपने को सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग, कर्ण का जो वर्ग होता है यहाँ पर लिख लेते हैं, अर्थात कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है, शेष दो भुजाओं के वर्ग। शेष क्या क्या बच गया, लंब बच गया और आधार, इनके शेष दो भुजाओं के वर्ग मतलब इनके वर्ग के योग मतलब प्लस के बराबर होता है। तो ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग जो त्रिकोणमिति पढ़ते हैं उसमें से लिख लेते हैं, हम जानते हैं कि क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, हम सब जानते हैं। और साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो साइन थीटा की जगह क्या लग देंगे, लंब बटे कर्ण का स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण का स्क्वायर, आधार बटे कर्ण का स्क्वायर। ऐसे इसको लिख सकते हैं। और देखो एक को क्या लिख सकते हैं अपन, कर्ण बटे, देखो यहाँ पर कर्ण बटे कर्ण का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, अलग अलग, लंब का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर, ठीक, प्लस आधार का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। ये या तो ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको कर्ण का स्क्वायर को इधर स्क्वायर ना लेकर के इसको 1 ही रहने देते हैं, ठीक है,
ये जो 1 था इसको 1 ही रहने देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो कर्ण है, दोनों में नीचे कर्ण है, तो क्या करेंगे, कर्ण को कॉमन निकाल लेंगे। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, कर्ण कॉमन निकल जाएगा, मतलब 1/, कर्ण, ये हो जाएगा कॉमन, कर्ण का स्क्वायर है ना, बराबर 1। अब देखो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर, कर्ण भाग में है, गुणे में चले जाएगा, 1 गुणित कर्ण का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, तो यही हम लोग को क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, अर्थात कर्ण जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड में है उसको इधर ला लो, आखिर दोनों बराबर है, तो आगे पीछे लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब एक ही है दोनों का। यही हम लोग को सिद्ध करना था, है ना, यही सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से बनेगा, सिद्ध हुआ। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं 4th क्वेश्चन आज का। सभी 4 नंबर के प्रश्न है ये। ठीक है, अब देखते हैं 4था प्रश्न है ना, ये भी 4 अंक का प्रश्न है। और एक बात ये भी कि ये क्वेश्चन ना 2018 ABC में आ चुका है ये प्रश्न। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर हल इसका। तो सबसे पहले दिया गया है, ये लिख लेते हैं अपन, दिया गया है, क्या क्या दिया गया है अपने, सबसे पहले व्यास दिया गया है, व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर दिया गया है अपने, है ना। प्रश्न एक बार पढ़ लो, यदि एक शंकु के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो शंकु का क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए, दोनों निकालना है। ठीक है, तो व्यास दिया गया है 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे दिया गया है अपने को 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अपने को तो सूत्र में त्रिज्या की आवश्यकता होती है, तो त्रिज्या निकाल लेते हैं अपन। त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास बटे 2, त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। तो व्यास का है 14/2, 2 7 14, 7 सेंटीमीटर आ गया अपना ये त्रिज्या। ठीक है, अब ये जो शंकु है यहाँ पर क्या बताया गया है, शंकु का अपने को त्रिज्या पता चल गया अभी, ये 7 सेंटीमीटर है करके। ऊंचाई कितना दिया गया है, 24 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई दिया गया है, 24 सेंटीमीटर ऊंचाई दिया गया है। ठीक है, तो एक और चीज़ की हमें आवश्यकता होती है, संपूर्ण पृष्ठ निकालना है इसका, तो इसका मान L का मान, तो यहाँ पर देख सकते हैं L मतलब ये तिर्यक ऊंचाई है ना, ये ऊंचाई है H, तो ये L तिर्यक ऊंचाई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये त्रिज्या है, मतलब ये क्या है, आधार है, ये क्या है, लंब है, और ये कर्ण है। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा, कौन सा, ये है L तिर्यक ऊंचाई, और ये है H ऊंचाई, और ये R है। ठीक है, आधार। ठीक, तो पाइथागोरस प्रमेय लागू होगा, क्या, L स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो L स्क्वायर का मान अपने को निकालना है R स्क्वायर, R का मान क्या है, R मतलब त्रिज्या होता है। ठीक है, तो R का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, H स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 24 का स्क्वायर। ठीक है, 24 का स्क्वायर, L स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर, मतलब 7 को 2 बार गुणा करेंगे, 7 7 49, और 24 को 2 बार गुणा करके देखते हैं, 24 गुणित 24 क्या आ जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 24 का ऐसे गुणा करते हैं ना, 4 चौके 16, एक हासिल में आ गया, 4 दूनी 8 और 1 9। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, तो 6 9 और 8 17 का 7 हासिल आया 1, तो ये 576 है ना, 1 और 4 5, 576। अब इन दोनों को प्लस कर दो, 576 और 49 को क्या आता है, 9 और 6 क्या हो जाएगा, 15 का 5 आ गया हासिल 1, है ना, 4 और 1 5, और 7 क्या हो जाएगा, 5 और 7 क्या होगा, 12 का 2 हासिल आ गया 1, 1 और 5 हो जाएगा 6, 625। L स्क्वायर 625 जो है 25 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया, L बराबर 25, तिर्यक ऊंचाई का मान 25 आ गया। अब हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, क्या निकालना है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना। तो लिख लेंगे शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है भाई,
शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू क्या होता है आर प्लस एल, यही होता है ना शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, पाई आर प्लस एल, पाई आर प्लस एल। हाँ, मान रखते जाओ, पाई का मान 22/7, आर का मान क्या है, आर का मान त्रिज्या का मान भी 7, फिर अंदर आर का मान प्लस एल का मान 25। अब इसको निकालते जाते हैं, 7 और 7 तो कैंसिल हो गया, 22 गुणित क्या बचेगा 7 और 25 कितना हो जाएगा 32, है ना। तो 22 दूनी क्या होता है 44, हासिल आया 4, 22 तिया 66, 4 70, तो 704 वर्ग सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, पहला आंसर इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, अब इसके बाद निकालना है अपने को आयतन। तो शंकु का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन भी निकालना है। शंकु का आयतन बराबर क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर है ना, 7 का स्क्वायर 7 की घात 2 मतलब 7 को 2 बार गुणा करेंगे इंटू एच, एच मतलब ये हो गया 24, एच का मान है ना 24 यहाँ पर दिया था, ऊंचाई हाइट है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया 7 और 7 कैंसिल हो गया। ठीक है, 7 और 7 क्या हो गया कट गया, कैंसिल हो गया ये, है ना। और यहाँ पर 3 8 24 हो गया, तो बचा क्या 1 गुणित 22 गुणित 7 गुणित 8, तो 22 से कम हो गया 22 गुणित क्या बचा 7 गुणित 8। ठीक है, गुणित 7 गुणित 8, अब गुणा करते जाते हैं, 7 दूनी 14, हासिल आया 1, 7 दूनी 14 और 1 15 गुणित 8, 8 चौक 32 का 2, हासिल आया 3, 8 5 40, 3 43 का 3, हासिल आया 4, 8 एकम 8 4 12, तो 1232 घन सेंटीमीटर इसका क्या है आयतन, शंकु का आयतन 1232 घन सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद जो 5वां नंबर का प्रश्न है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए अब ये 5वां प्रश्न है आज का अपना अंतिम प्रश्न, तो इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न क्या दिया गया है सबसे पहले इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो पहला ये 5वां प्रश्न क्या है, एक ठोस शंकु की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और व्यास 20 सेंटीमीटर है, इसे गलाकर 2 सेंटीमीटर व्यास वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले हल लिख लेते हैं, दिया गया है, क्या क्या दिया गया है उसको लिख लेते हैं, दिया गया है। ठीक है, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई दिया गया है, शंकु की ऊंचाई क्या दिया गया है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। उसके अलावा क्या दिया गया है, व्यास दिया गया है 20 सेंटीमीटर, व्यास बराबर 20 सेंटीमीटर। अपने को चाहिए क्या रहता है त्रिज्या, तो त्रिज्या क्या होता है इसका आधा होता है, 20 सेंटीमीटर व्यास है तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या। ठीक है, अब और क्या दिया गया है, 2 सेंटीमीटर व्यास वाले गोला, गोले का व्यास क्या दिया गया है, गोले का व्यास 2 सेंटीमीटर, मतलब इसका आधा इसका त्रिज्या होगा, त्रिज्या बराबर क्या ले लेंगे 1 सेंटीमीटर, आधा हो जाएगा ना। इसको मान लेते हैं R1, इसके त्रिज्या को मान लेते हैं R2 और ऊंचाई शंकु का ऊंचाई मान लेते हैं H। तो देखो शंकु को गला करके ही गोले बनाया गया है, तो शंकु में जितना पदार्थ का यूज हुआ था उतना ही पदार्थ का यूज गोले में होगा, मतलब दोनों का आयतन बराबर होगा। कहने का मतलब शंकु का आयतन किसके बराबर होगा, गोले के आयतन के, गोले का आयतन। अब कितने गोले बनाए जा सकते हैं करके पूछा है, तो गोले का आयतन और गुणित क्या गोले की संख्या, जितने भी गोले बनाए गए होंगे ये हमको क्या ज्ञात करना है, गोले की संख्या। अब गोले की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, गोले की संख्या
ज्ञात करना है तो गुणे में गोले का आयतन वो भाग में आ जाएगा, शंकु का आयतन बट्टे गोले का आयतन, गोले का आयतन। ठीक है, तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, R1 लिए हैं तो R1 है ना। गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, R2 लिए हैं तो R2 क्यूब। अब देखो 3 नीचे में है, ये कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये बचेगा क्या R1 स्क्वायर एच बाई ये बचेगा 4R2 क्यूब, ये बचेगा। ठीक है, गोले की संख्या मतलब n मान लेते हैं, n। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो है R1 का वैल्यू क्या है, पहले वाले की त्रिज्या क्या है 10 सेंटीमीटर, 10 का स्क्वायर इंटू h का वैल्यू क्या है, ऊंचाई शंकु का 10 सेंटीमीटर, 4 R2 का क्यूब, R2 क्या है 1 का क्यूब बराबर n। तो 10 का स्क्वायर मतलब 10 को 2 बार गुणा करेंगे 10 धाम 100 और 10 से गुणा करेंगे 1000, है ना, 100 धाम 1000। 1 का क्यूब करेंगे 1 गुणित 1 गुणित 1 ही आएगा और 1 चौक 4 बराबर n। अब इसको भाग दे देते हैं, 4 दूनी 8, ये 10 था 2 बचा 20 हो गया, 4 5 20, 4 0 0, n बराबर 220। तो यहाँ पर क्या आएगा, अतः गोलों 220 बोल दिया था 250। ठीक है, अतः गोलों की संख्या 250 है। तो इस प्रकार से ये सॉल्व हो गया 4 नंबर का। आज पूरा 4 नंबर वाले 5 प्रश्न हमने देखे। ठीक है, तो कल फिर से हम लोग आएंगे 5 नए क्वेश्चन लेकर के, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो आप हमसे जुड़े रहिए, लगातार पढ़ाई करते रहिए, खूब मेहनत कीजिए। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।